हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, क्या हालचाल। आपको एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले के वाईटी अचीवर्स बैच में, जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 की केस स्टडीज। सारी इंपॉर्टेंट केस स्टडीज हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 बहुत ही शानदार तरीके से समझ लिया है रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जाकर देख लो। अब हम कर रहे हैं एमसीक्यू एंड केस स्टडीज, जैसे कि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो है वो केस स्टडीज को एग्जाम के लिए छोड़ देते हैं। पर अपन ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि केस स्टडीज बिजनेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और स्टार्टिंग से ही करते चलोगे तो बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो ईयरफोन लगा लो, वॉल्यूम बढ़ा लो, अपने भाई के साथ कंसेप्चुअली केस स्टडीज को समझने के लिए तैयार हो जाओ। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चा पार्टी, हम केवल केस स्टडी सॉल्व नहीं करने वाले, मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं सही तरीका केस स्टडी को सॉल्व करने का। कि भैया केस स्टडी को सॉल्व करना कैसे है, किस तरह से अटेम्प्ट करना है, क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। देखो यार, बच्चे ना पूरा पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, कंसेप्चुअली समझ लेते हैं, एनसीईआरटी की भी रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद भी वो केस स्टडी में अटकते हैं, कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको फोबिया बन जाता है केस स्टडी का। उसका एक ही रीजन है, उन्हें पता ही नहीं है कि केस स्टडी सही तरीके से सॉल्व कैसे करते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आती है। पर आप टेंशन मत लो, आपको मैं कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि केस स्टडी सॉल्व कैसे करनी है और प्रैक्टिस भी हम साथ साथ करेंगे। इस एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो स्टेप नंबर 1 केस स्टडी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको कभी भी क्वेश्चन स्टार्टिंग से नहीं पढ़ना। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर देते हैं, चलो जी लग गए क्वेश्चन पढ़ने। नहीं, आपको ये गलती नहीं करनी। आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन के एंड में जो 3-4 लाइन है ना वो रीड कर लेनी है। आखिरी जो लाइन होती है, आखिरी की 1-2 लाइन, 3-4 लाइन जो होती है वो रीड कर लेनी है, ठीक है। और उससे आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन ने आपसे पूछा क्या है। देखो, जैसे इस क्वेश्चन में बात करते हैं, स्टेट वेदर अशिता एंड लक्षिता आर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया बताओ, ये जो अक्षिता अक्षिता जो दो हमारे पास इंप्लॉय है, पार्टनर है, जो भी है देखेंगे हम आगे, ठीक है, वो एफिशिएंट और इफेक्टिव है या नहीं है। तो मुझे पढ़ते ही समझ में आ गया कि भैया इस क्वेश्चन में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस वाले कंसेप्ट की बात की गई है। तो मेरा पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया। अगले स्टेप में मुझे समझ में जो आया था कि भैया पूछा क्या है क्वेश्चन ने, मैं उसे रिकॉल करने की कोशिश करूंगा। हमारे इस क्वेश्चन में मैं रिकॉल करने की कोशिश करूंगा कि भैया एफिशिएंट और इफेक्टिव होता क्या है। अभी रिकॉल कैसे कर पाऊंगा मैं, जब मैंने चैप्टर को ठीक से पढ़ा होगा, कंसेप्चुअली समझा होगा और उसके शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, ठीक है, जिससे मैं फटाफट रिकॉल कर पाऊंगा कि हाँ ये तो वो था। ठीक है, जो बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं वो फटाफट रिकॉल कर पाएंगे कि भैया एफिशिएंट क्या होता है, किसी भी टास्क को कम से कम कॉस्ट में कंप्लीट कर लेना, अपने रिसोर्सेज को ठीक तरीके से इस्तेमाल करके, मतलब कॉस्ट को कम करना, वो किस में आता है हमारा, एफिशिएंट। ठीक है, और इफेक्टिव, इफेक्टिवनेस में क्या आता है हमारे पास, टाइमली, किसी भी टास्क को कंप्लीट कर लेना। कोई भी काम जब हम टाइमली कंप्लीट कर ले तो हम क्या होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, और कम से कम कॉस्ट में कर लेते तो क्या होते हैं, एफिशिएंट होते हैं। हमने पढ़ा है डिटेल में, एग्जांपल के साथ समझा है हमने। ठीक है बच्चों, तो हमने रिकॉल कर लिया कि हमने पढ़ा क्या था। ठीक है, सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब थर्ड स्टेप में हम लोग क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन रीड करेंगे और क्वेश्चन को समझते जाएंगे। समझ में आ रही है बात? चलिए, तो अशिता एंड लक्षिता आर एम्प्लॉयज वर्किंग इन डैजलिंग एंटरप्राइज डीलिंग इन कॉस्ट्यूम ज्वेलरी। कि भैया ये डैजलिंग एंटरप्राइज में काम करते हैं दोनों एज एम्प्लॉय। ठीक है, इसका काम क्या है, कॉस्ट्यूम ज्वेलरी का। द फर्म सिक्योर्ड एन अर्जेंट ऑर्डर फॉर 1000 ब्रेसलेट। 1000 ब्रेसलेट का ऑर्डर मिला, ठीक है, फर्म को, जो उन्हें डिलीवर करना है विद इन 4 डेज, 4 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, दे वर असाइन्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग 500 ब्रेसलेट ईच। दोनों को 500 ब्रेसलेट बनाने की जिम्मेदारी दे दी गई। ठीक है, 500 अक्षता तुझे बनाने हैं, 500 लक्षता तुझे बनाने हैं। ठीक है, एट ए कॉस्ट ऑफ ₹100 पर ब्रेसलेट। और भैया ये भी बोला गया कि भैया ₹100 से ज्यादा कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अशिता वॉज एबल टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड नंबर विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। तो भैया अशिता ने दिए हुए टाइम में अपने टास्क को कंप्लीट कर लिया। बहुत बढ़िया। तो जब टाइम में टास्क को कंप्लीट कर लिया तो अशिता जो है वो हमारी इफेक्टिव है, इफेक्टिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट द कॉस्ट ऑफ ₹55,000। भैया टाइमली काम कंप्लीट तो कर लिया, पर कॉस्ट कितनी आ गई, 50,000, 55,000। आनी कितनी चाहिए थी, 50,000 आनी चाहिए थी। कैसे, 500 बनाने थे,
100 रुपए की एक की कॉस्ट थी मैक्सिमम, ठीक है, जितनी आनी चाहिए थी, तो 50,000 रुपीज कॉस्ट आनी थी, ठीक है, पर आ कितनी गई 55,000, 5,000 रुपए कॉस्टिंग बढ़ गई। जब कॉस्ट बढ़ गई तो ये एफिशिएंट नहीं है, ठीक है, इफेक्टिव तो है बट एफिशिएंट नहीं है। आई बात समझ में, कोई परेशानी बेटो? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्षिता वॉज एबल टू प्रोड्यूस ओनली 450 यूनिट, भैया इसने केवल 450 यूनिट बनाई एट ए कॉस्ट ऑफ ₹90 पर यूनिट। 90 पर यूनिट पे इसने 450 यूनिट ही बना पाई, मतलब ये अपना काम कंप्लीट ही नहीं कर पाई। इसको 500 बोले गए थे, इसने 500 नहीं बनाए, ठीक है। तो इस केस में ना तो ये एफिशिएंट है और ना ही ये इफेक्टिव है। भैया क्यों? इसने तो 90 रुपीज के हिसाब से बनाया है ना, पर बच्चों काम तो कंप्लीट किया ही नहीं। अगर काम कंप्लीट कर लेती, देर से ही सही काम कंप्लीट कर लेती, तो फिर भी हम एक बार को देखते कि हाँ चलो ठीक है ये एफिशिएंट है, बट इसने तो काम ही कंप्लीट नहीं किया, तो ना तो ये एफिशिएंट है और ना ये इफेक्टिव है। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया, शाबाश। इस तरीके से आपको केस स्टडी सॉल्व करनी है। तो बेटा ये मैं आपको सॉल्यूशन दे रखा है, आप इसको वीडियो को पॉज करके एक बार रीड जरूर कर लेना, आपको समझ में आएगा आपको लिखना कैसे है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब आती है हमारी अगली केस स्टडी, फिर से वही स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम आखिरी के कुछ लाइंस जो है वो रीड करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, ठीक है। व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट यू कैन फाइंड हाईलाइटेड हियर, कह रहा है यहाँ पर कौन कौन सी मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स हाईलाइट की गई है, बताई गई है इस केस स्टडी में, आपको वो बतानी है और उसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है बेटा। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए तो अब पहला स्टेप हो गया, हमने देख लिया क्वेश्चन ने पूछा क्या है। क्वेश्चन ने पूछा है कि मैनेजमेंट की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स इस केस स्टडी में बताई गई है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अब हमें रिकॉल करना है, ठीक है, कि कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कौन कौन सी पढ़ी थी मैनेजमेंट की, ठीक है। तो मैं आपको रिकॉल कराता हूं एक बार। देखिए तो हमने मैनेजमेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी बेटा। पहली थी मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, क्या मैनेजमेंट करते क्यों है? अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए। अगला मैनेजमेंट इज ऑल प्रिवेसिव, मैनेजमेंट हर जगह पर है, ऑर्गेनाइजेशन कैसी भी हो, छोटी हो बड़ी हो, प्रॉफिट मेकिंग हो नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, हर जगह पर मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। अगला मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन, मैनेजमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशन है कि यहाँ पे हमें मैनेजमेंट करना होता है किसका? वर्क का, लोगों का और ऑपरेशन, तीनों का मैनेजमेंट करना होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशन। अगला हमने देखा था मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, मैनेजमेंट चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता, ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, इट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी, तो मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल्स जो होते हैं, जो ग्रुप में हमारे पास होते हैं, उन सबके एक्शंस को स्टिमुलेट करके, कोऑर्डिनेट करके हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना होता है, उनको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, तो मैनेजमेंट कैसा है? इंटेंजिबल है, जो दिखाई नहीं देता, बस उसको हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं उसकी प्रेजेंस को, ठीक है बेटा। चलिए मैनेजमेंट इज डायनेमिक, मैनेजमेंट जो है वो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक क्रिएट करने में, मैनेजमेंट जो है वो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को चेंजेस करने में एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली, ठीक है बेटा। ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, डिटेल में पढ़ी थी, वहां पे मैंने आपको फटाफट से रिकॉल करा दिया कि हमने पढ़ा क्या था, ठीक है। चलिए चलिए तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं बेटा। अब जोश एंटरप्राइज डिसाइडेड टू हैव अ मीटिंग ऑफ ऑल द की एम्प्लॉय ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि भैया सभी एम्प्लॉय की मीटिंग बुलाई जाएगी। बहुत बढ़िया, शाबाश। द मेन मोटिव इज टू टेल द एम्प्लॉय to keep the target of 20% increase in sale as a main objective when they work throughout the year। मोटिव क्या था मीटिंग का? कि भैया सभी लोगों को बता दे कि हमारा इस बार का टारगेट कितना है, 20% इंक्रीज करने का है, सेल को 20% बढ़ाएंगे इस बार हम, और यही हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा हर एक का पूरे साल जब भी वो काम करेंगे। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? गोल की, ऑब्जेक्टिव की। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का कौन सा फीचर आ गया? मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। द मीटिंग इज फुल ऑफ आइडिया रिगार्डिंग द एम्प्लॉय एंड द प्रोसेस इन्वॉल्व, एम्प्लॉयज के बारे में और प्रोसेस के बारे में बहुत सारे आइडियाज मिल रहे थे। वेरियस प्लान्स आर मेड टू हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के पोटेंशियल को पूरी तरह से यूज करने के लिए और प्रोसेस को ठीक तरीके से चलाने के लिए बहुत सारे प्लान्स बनाए गए। यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं हम लोग क्या? एम्प्लॉयज को। एम्प्लॉय मतलब क्या है? पीपल, ठीक है। यहाँ पे हम इनको पीपल को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम ऑपरेशन को मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा हमारे पास मैनेजमेंट का फीचर आ गया बेटा? मैनेजमेंट इज मल्टी
डायमेंशन, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल होता है ना मैनेजमेंट, क्योंकि वहां पर हम वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन सबको ही मैनेज करते हैं। इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाउएवर विद द पासेज ऑफ फ्यू डेज, कुछ दिन निकल गए, द एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट चेक द कैपेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू अडॉप्ट टू द सिचुएशन। भैया बाहर का जो एनवायरनमेंट था ना, अब वो आपको चैलेंज करने लगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन को चैलेंज करने लगा कि आप किस तरीके से अडेप्ट करते हो बाहर के एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को। बहुत बढ़िया। द कंपनी सक्सेसफुली कम आउट एट द एंड ऑफ द ईयर विद फ्लाइंग कलर्स, बट कंपनी जो है वो सक्सेस हो गई और अच्छा खासा रिजल्ट उसने अचीव किया, ठीक है, साल के एंड में। तो मतलब कंपनी ने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कर लिया, तो कंपनी कैसी है, डायनामिक, ठीक है। तो मैनेजमेंट का कौन सा फीचर आ गया, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। आई बस समझ में, जो कंपनी को हेल्प करता है, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस को अडॉप्ट करने में। हमारे पास 3 पॉइंट आ गए यहाँ पे, ठीक है, डायनेमिक, गोल ओरिएंटेड और मल्टी डायमेंशन। इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, तो इस तरीके से आपको केस स्टडी सॉल्व करनी है, ठीक है बेटा। ये बच्चों, तो अब आती है हमारी अगली केस स्टडी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले आखिरी की लाइन रीड करनी है। आखिरी की लाइन में दे रखा है, हाँ ये रहा, आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड अबव। तो मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करना है, रिकॉल करना है, क्या इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या थी, मैं आपको एक बार याद करवा देता हूँ। इंपॉर्टेंस कौन कौन सी थी मैनेजमेंट की हमारे पास, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग द ग्रुप गोल। मैनेजमेंट जो है ग्रुप के गोल को अचीव करने के लिए मदद करता है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो इंडिविजुअल्स काम कर रहे होते हैं वो एक ग्रुप होता है, उनका एक गोल होता है, वो कौन सा गोल होता है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है, उसको अचीव करने में आपकी मदद करता है कौन, मैनेजमेंट। एफिशिएंसी बढ़ाता है, स्पेलिंग गड़बड़ हो रखी है यहाँ पे, एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, इंक्रीज एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी कैसे बढ़ाता है, कॉस्ट को कम करके, ठीक है। क्रिएटिंग डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाने में मदद करता है जो इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज कर ले, ठीक है। अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करने में आपकी मदद करता है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है एम्प्लॉयज की, ठीक है बेटा। एम्प्लॉयज की जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं उसको अचीव करने में हमारी मदद करता है कौन, मैनेजमेंट। और सोसाइटी को भी डेवलप करता है, सोसाइटी के लिए भी बहुत सारे काम करता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड करना और बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो ये सारी हमारी इंपॉर्टेंस है किसकी बेटा, मैनेजमेंट की। हमने एक बार इसको रिवाइज कर लिया, ठीक है, रिकॉल कर लिया। अब रिकॉल करने के बाद क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अब देखते हैं केस स्टडी। अ फ्लोर मैनेजर ऑफ अ मॉल इज वेरी गुड मैनेजर, बहुत ही अच्छा मैनेजर है भैया फ्लोर मैनेजर जो है। as he utilize all the function of management to minimize cost of maintenance of its area। भैया उसने सारे एफर्ट लगा दिए, सारे फंक्शंस को ढंग से इस्तेमाल किया जिससे कि वो अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सके। तो मतलब भैया वो कॉस्ट कम कर रहा है। तो यहां पे मैनेजमेंट की कौन सी इंपॉर्टेंस है, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग एफिशिएंसी, हाँ या नहीं भैया, कॉस्ट कम हो गई तो क्या हो गई, एफिशिएंसी बढ़ गई। तो मैनेजमेंट ने हेल्प किया एफिशिएंसी को अचीव करने में, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए आगे देखते हैं। He directed all the staff member under him to follow the targets and advise them to put their effort in the direction of achieving these targets। बहुत बढ़िया, कह रहे हैं उसने डायरेक्ट किया सभी मेंबर्स को कि भैया क्या करो, एडवाइस को फॉलो करो उसकी, और अपने सारे के सारे जो एफर्ट है, ठीक है ना, उसको लगा दो उन टारगेट्स को अचीव करने में। टारगेट्स मतलब गोल, ठीक है। तो मैनेजमेंट जो है वो गोल को अचीव करने में मदद कर रहा है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। आई बात समझ में कि भैया सारे के सारे जो अपने एफर्ट है वो कहां लगाओ, उस टारगेट को अचीव करने में, ठीक है। तो मैनेजमेंट हेल्प करेगा ग्रुप गोल को अचीव करने में, बहुत बढ़िया। चलिए, अंडर हिज गाइडलाइन द एम्प्लॉइज एडमिट दैट दे लर्न अलॉट एंड आर एबल टू मेट देयर टारगेट। उसके अंदर जितने भी एम्प्लॉइज थे उन्होंने एडमिट किया कि यार हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, ठीक है ना, और हम अपने टारगेट्स को अचीव कर पाए। कौन से टारगेट्स की बात कर रहा है ये, पर्सनल ऑब्जेक्टिव की। पर्सनल कौन, एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय ने अपने ऑब्जेक्टिव, अपने टारगेट्स अचीव करे, ठीक है ना। तो यहां पर मैनेजमेंट ने हेल्प किया उनको, ठीक है ना, हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मैनेजमेंट ने उनको मदद करी। आई बात समझ में, ठीक है ना, अपने टारगेट्स अचीव कर पाए, मतलब अपनी सैलरी वगैरह जो है उनकी वो उससे बढ़ गई। इजी, समझ में आ गया बेटा।
तो हमारे पास 3 इंपॉर्टेंस थी यहाँ पे, मैनेजमेंट एफिशिएंसी इंक्रीज कर रही है, ग्रुप गोल को अचीव करने में मदद कर रही है और पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करने में मदद कर रही है। इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, ये बड़ा सॉल्यूशन दे रखा है मैंने आपको, आप चाहो तो इसे वीडियो को पॉज करके एक बार रीड कर सकते हो, ठीक है। तो अगली केस स्टडी आती है हमारे पास, फिर वही सबसे पहले एंड की लाइन पढ़ेंगे। इन द अबव केस स्टडी आइडेंटिफाई डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट दीज 3 फ्रेंड्स बिलोंग टू। कह रहा है डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहा है भैया। कह रहा है बताओ कि ये 3 दोस्त जो है वो कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट से बिलोंग करते हैं। तो समझ में आ गया भैया, लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात की गई है, ठीक है। तो अब रिकॉल करते हैं, क्या पढ़ा था हमने लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट, जहां पर सीईओ वगैरह एग्जीक्यूटिव वगैरह आते थे, उनका काम था पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान बनाना, पॉलिसीज बनाना, ठीक है। वही रिस्पॉन्सिबल थे ऑर्गेनाइजेशन के चलने या ना चलने के लिए, बहुत बढ़िया। इसके बाद आया मिडिल लेवल, जो पॉलिसीज टॉप लेवल ने बनाई थी उसको इंप्लीमेंट कराते हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट को संभालते हैं वो लोग, ठीक है। एक लिंक क्रिएट करते हैं टॉप और मिडल के बीच में, ठीक है, मुझे याद आ गया। इसके बाद मैंने देखा क्या लोअर लेवल मैनेजर वाले कौन थे, यहाँ पर सुपरवाइजर आते थे जो इम्प्लॉय के ऊपर होते थे, मेनली उनको सुपरवाइज करते थे, है ना, ठीक है ना। इंप्लॉय से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में यही लेवल होता है हमारा, ठीक है जी, याद आ गया मुझे, ठीक है। अब पढ़ता हूँ क्वेश्चन में। धीरज, नीरज एंड सूरज जो है वो 3 दोस्त है, दे वर्क इन द सेम कंपनी, दे आर मैनेजर्स बट दे बिलोंग टू 3 डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तीनों मैनेजर है पर अलग अलग लेवल के। एवरी डे दे मेट एंड डिस्कस देयर वर्क विद ईच अदर। तो एक दिन रोज मिलते हैं और डिस्कस करते हैं अपने काम को एक दूसरे से। वन डे दे वर हैविंग ए कन्वर्सेशन, एक दिन वो बात कर रहे थे, धीरज ने बोला कि these day I am having a lot of problem motivating the people at the shop floor। shop floor समझते हो ना, हाँ, वर्कर्स की बात कर रहा है। कह रहा है वर्कर्स को मोटिवेट करने में मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं 2 न्यू मशीनरी परचेज कर लूँ और उनके सामने एक एग्जाम्पल सेट करूँ, ठीक है जी। तो मुझे डायरेक्ट समझ में आ गया, ये वो लेवल है जो डायरेक्टली वर्कर से इंटरेक्ट कर रहा है। तो मतलब कौन सा लेवल है बेटा, लोअर लेवल। चलिए, इसके बाद नीरज ने बोला आई एम हैविंग ए प्रॉब्लम विद नोइंग द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल इन द माय डिपार्टमेंट। इन माय डिपार्टमेंट, कह रहे हैं अपने डिपार्टमेंट में लोगों की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है मैं वो जान नहीं पा रहा। मुझे यहीं से समझ में आ गया, आपको भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। पर फिर भी थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। डिफरेंट पॉलिसीज हैव टू बी इन्फॉर्म्ड, अलग अलग पॉलिसीज को इन्फॉर्म किया गया है, एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म किया गया, बनाया नहीं गया है। इन्फॉर्म कौन करता है, हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और उसी का डिपार्टमेंट भी होता है, ठीक है। चलिए, टू द एम्प्लॉय सो दैट दे बिकम अवेयर ऑफ द कंपनीज गोल, तो कंपनी के गोल के बारे में पता चला, इन्फॉर्म किया गया उन्हें। आई ऑल्सो हैव टू कोऑर्डिनेट विद द अदर डिपार्टमेंट, कह रहा है मुझे बाकी डिपार्टमेंट से भी कोऑर्डिनेट करना होगा, ठीक है, जिससे कि मैं उनकी भी रिक्वायरमेंट समझ पाऊं, ठीक है जी। मेरे को समझ में आ गया कौन सा है, मिडिल लेवल, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। सूरज ने बोला आई हैव टू डिसाइड फॉर लॉन्ग टर्म, मुझे तो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म के बारे में कौन सोचता है, टॉप लेवल, ठीक है ना। आई नो आई विल बी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी एक्टिविटी, भैया सब चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। यही समझ में आ गया मुझे, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी, इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सॉल्यूशन दे रखा है, वीडियो को पॉज करके देख लेना, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, आखिरी लाइन पढ़ते हैं। सना सजेस्ट दैट सिटी गिव द सिल कवर, अरे तो गड़बड़ है, यहाँ तो कुछ दिया नहीं रखा, ये तो पैराग्राफ का ही पार्ट है, आगे देखते हैं। अच्छा, ये हमारा एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है, ठीक है, चलो देख लेते हैं फटाफट क्या क्या पूछ रहा है। कह रहा है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बताना है यहाँ पे, ठीक है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट देख लेंगे। अबव लाइन फोकस ऑन विच फीचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की फीचर की भी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। कह रहा है किस लेवल पे सना जो है वो काम कर रही है, ठीक है, ये भी हमने देख लिया। कह रहा है विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन दिस कंटेक्स्ट, यहाँ पे कौन सा फीचर जो है वो हाईलाइट किया जा रहा है, मतलब ये आपको पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करो, एक बार बस ओवरव्यू ले लो कि क्वेश्चन ने क्या पूछा गया है, और एक बार पूरे पैराग्राफ को रीड कर लो, ठीक है बेटा, पूरी केस स्टडी को रीड कर लो। चलिए पढ़ते हैं। सना इज द ब्रांच मैनेजर ऑफ एबीसी हैंडीक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। द कंपनी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट द सेल ऑफ इंडियन हैंडलूम, कंपनी का ऑब्जेक्टिव है इंडियन हैंडलूम को प्रमोट करना, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को प्रमोट करना। इट सेल फैब्रिक, फर्निशिंग एंड रेडीमेड एंड हाउस होल्ड आइटम्स, ये फैब्रिक, फर्निशिंग, रेडीमेड और हाउस होल्ड आइटम्स को बेचते हैं, ठीक है, आउट ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन फैब्रिक, ट्रेडिशनल इंडियन फैब्रिक्स को, ठीक है। सना डिसाइडेड decide the quantity, variety, color and texture of all the above item and then allocate resource for their purchase from different supplier। तो भैया सना का काम क्या है यहाँ पर, ठीक है, क्वांटिटी, वैरायटी, इन सब चीजों को डिसाइड करना, ठीक है, और रिसोर्सेज को एलोकेट करना जिससे कि सामान खरीदा जा सके अलग सप्लायर से,
ठीक है। शी अपॉइंट अ टीम ऑफ डिजाइनर एंड क्राफ्ट पर्सन, उसने अपॉइंट करी एक टीम डिजाइनर और क्राफ्ट पर्सन की जो डेवलप करती है कुछ प्रिंट बैड कवर्स की, ठीक है ना, बैड कवर्स के उसने कुछ प्रिंट करे हैं ब्राइट कलर ऑन सिल्क। ऑल्दो द प्रोडक्ट लुक वेरी अट्रैक्टिव, सिल्क में उसने डिजाइन करे हैं, प्रोडक्ट तो बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा है, इंप्रेसिव दिख रहा है, पर बहुत महंगा है, ठीक है ना, अफोर्डेबल नहीं है, अफोर्डेबल नहीं है एवरेज कस्टमर। तो सर ने बोला कि काम करते हैं, सिल्क बेड कवर जो है ना वो हम फेस्टिवल के ओकेजन पे बेचेंगे, ठीक है, होली दिवाली बेचेंगे, तब तो लोग खरीद लेते हैं, ठीक है ना, महंगी चीज खरीद लेते हैं। एंड ऑफर द कॉटन बेडशीट, और रेगुलर इंटरवल पे हम क्या बेचेंगे, कॉटन की बेडशीट बेचेंगे, ठीक है, जिसकी कॉस्ट जो है वो कंट्रोल में रहेगी। बहुत बढ़िया, शाबाश, पढ़ लिया हमने, समझ लिया हमने। चलिए तो अब रीड करते हैं कि करके। She appoints a team of designer and the craft people in the company who developed some print of bad covers in the bright color on silk. सिल्क के ब्राइट कलर में उसने जिन डिजाइनर्स को और क्राफ्ट पर्सन को अपॉइंट किया था उन लोगों ने कुछ प्रिंट जो है वो डेवलप करे। ये कौन सा मैनेजमेंट का फीचर यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। शी अपॉइंट्स, शी अपॉइंट्स, इसने अपॉइंट करी है टीम, अपॉइंट करने को क्या कहते हैं भाई, राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, किसमें आता है, स्टाफिंग में, है ना, लोगों को अपॉइंट करना कहाँ आता है, स्टाफिंग में आता है। बहुत बढ़िया, चलिए अगला पढ़ते हैं। इन द अबव केस कंपनीज ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट द सेल ऑफ इंडियन हैंडलूम, हैंडलूम को प्रमोट करने का उसका ऑब्जेक्टिव है, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट का। तो ये किस पे फोकस कर रही है, मैनेजमेंट का कौन सा फीचर है, मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, वेरी गुड, क्लियर हो गया, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड क्योंकि इनका टारगेट है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है जी, यहां से क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। विथ रेफरेंस टू द अबव केस एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट सना इज वर्किंग, सना जो है वो कौन से लेवल पर वर्क कर रही है, लोअर लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल या शॉप फ्लोर। बेटा ये काम कर रही है कहां पर, मिडिल लेवल। कैसे पता लगा मुझे, क्योंकि ये अपॉइंट कर रही है, ठीक है ना, अलग अलग लोगों को, और ये कहां पे होता है काम, मिडिल लेवल पे, इजी। चलिए अगला, सना सजेस्ट दैट दे शुड कीप द सिल्क बेड कवर फॉर स्पेशल फीचर, ठीक है, फेस्टिव ओकेशन के लिए रख लिया उसने कौन से, सिल्क बेड कवर को, ठीक है ना, और बाकी जो है रेगुलर बेसिस पे वो कॉटन के बेड कवर बेचेगी, ठीक है, वही वाला पॉइंट बताया गया। विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन दिस कंटेक्स्ट, तो इसने जो ये सजेस्ट किया है, ये इनमें से कौन से फंक्शन को दिखाता है मैनेजमेंट के, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग या प्लानिंग, ये सजेस्ट करता है किसको बेटा, कंट्रोलिंग को, क्योंकि यहां पर वो कंट्रोल कर रही है उस चीज को। अरे बस समझ में कि भैया अभी ऐसे नहीं, ऐसे बेचेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश, केस स्टडी, ठीक है। सबसे पहले वही लास्ट लाइन रीड करते हैं बेटा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, स्टेट द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट दैट द कंपनी इज लैकिंग, ठीक है जी, मैनेजमेंट कहीं ना कहीं लैक कर रहा है, हमें वो बताना है कि कहाँ लैक कर रहा है, ठीक है। व्हाट क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट डू यू थिंक द कंपनी इज लैकिंग, ठीक है, एक्सप्लेन ब्रीफली, एक्सप्लेन करो, और कौन से स्टेप्स कंपनी ले सकती है, ठीक है, दोबारा से ट्रैक पे आने के लिए। बहुत बढ़िया, चलिए देख लेते हैं क्या कहाँ लैक कर रही है कंपनी। कंपनी एक्स इज फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम दीज डेज, इट मैन्युफैक्चर वाइट गुड्स लाइक वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर, भाई एसी, फ्रिज, माइक्रोवेव, ये सब बनाती है ये, ठीक है। द कंपनीज मार्जिन आर अंडर द प्रेशर, तेरी कंपनी के जो मार्जिन है वो अंडर प्रेशर है भैया, क्योंकि जो प्रॉफिट है, मार्केट शेयर जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है डे बाय डे। द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ब्लेम्स, ब्लेम्स, मुझे तो यही समझ में आ गया, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है ब्लेम कर रहा है मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कि भैया तूने सेल टारगेट नहीं बनाया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ब्लेम कर रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्या करने के लिए, गुड्स बनाने के लिए जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है जी। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट दोनों को ब्लेम कर रहा है, ठीक है, फॉर डिक्लाइनिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि भैया तुम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, ढंग से मार्केटिंग नहीं कर पा रहे, ठीक है जी, ब्लेम गेम चल रहा है, और जहां पर ब्लेम गेम चल रहा है मतलब उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो कौन सी चीज लैक कर रहे हैं ये, कोऑर्डिनेशन, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया तो हमें पढ़ते ही, ठीक है, रीड कर लो एक बार। कोऑर्डिनेशन इज मिसिंग इन द मैनेजमेंट, द प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट आर नॉट वर्किंग टुगेदर टू अचीव द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए तीनों मिलकर काम नहीं कर रहे, दिस हैज लेड टू द फॉल इन द मार्केट शेयर एंड इन्वेस्टमेंट, भैया उनका मार्केट शेयर भी कम हो रहा है इस वजह से, तो ऑर्गेनाइजेशन मस्ट इंप्रूव इट्स कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि तीनों
डिपार्टमेंट ठीक से काम कर सके, उनकी एफिशिएंसी बढ़े और ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आता है हमारे पास हमारा अगली केस स्टडी, देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहे व्हाट आर द 3 फीचर्स ऑफ प्रोफेशन हाईलाइटेड हियर। प्रोफेशन के कौन से 3 फीचर यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, कह रहा है आइडेंटिफाई करो कौन सी लाइन में वो बताए गए हैं। ठीक है जी, कर देंगे, क्या टेंशन है। पर इससे पहले आपको मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ कि हमने प्रोफेशन के कौन कौन से फीचर्स पढ़े थे। ठीक है, पहला फीचर था हमारे पास वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, कि भैया बहुत कुछ लिखा गया है। ठीक है, प्रोफेशन में डॉक्टर बनना है तो उसको आपको स्टडी करनी पड़ती है, किसकी, मेडिकल की, है ना। लॉयर बनना है तो लॉ की स्टडी करनी पड़ती है, तो उसके लिए आपके पास एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज जो आपको एक्वायर करनी पड़ती है प्रोफेशनल बनने से पहले। अगला, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, कोई भी उठ के डॉक्टर नहीं बन सकता, कोई भी उठ के लॉयर नहीं बन सकता। उसके लिए पहले आपको स्टडी करनी पड़ेगी और फिर अपने आपको रजिस्टर भी करना पड़ेगा उन पर्टिकुलर एसोसिएशंस में, है ना। अगर आपको लॉयर बनना है तो पहले आपको लॉ पढ़नी पड़ेगी, है ना, एलएलबी पढ़नी पड़ेगी, एंड देन फिर आपको बार काउंसिल में अपने आपको रजिस्टर भी करना पड़ेगा। तो भैया कोई भी उठ के नहीं बन सकता प्रोफेशनल, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रोफेशनल एसोसिएशन है, हर एक प्रोफेशन के लिए कोई ना कोई एसोसिएशन होती है। ठीक है, लॉ के लिए बार काउंसिल है, डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल काउंसिल है, सीए के लिए ICAI है, इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, ये जो एसोसिएशन होती है ना, ये इनके लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट क्रिएट करती है। ठीक है, इनका मोटिव क्या होता है बेटा, सर्विस मोटिव होता है। ठीक है जी, क्लियर हो गए, पॉइंट्स हमने पढ़ लिए, रिवाइज कर लिया, रिकॉल कर लिया। अब देख लेते हैं अपने क्वेश्चन को। इन अ कंट्री नेम्ड वंडरलैंड, एक कंट्री है वंडरलैंड। ठीक है, एक्टिंग इज कंसीडर एज ए प्रोफेशन, जहां पर एक्टिंग को एक प्रोफेशन कहा जाता है, एक प्रोफेशन माना जाता है। Whosoever has to become an actor has to read books written about acting. Read books मतलब यहाँ पर नॉलेज उसे एक्वायर करनी पड़ेगी। यहाँ पे कौन सा पॉइंट आ गया, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है जी, पहला पॉइंट तो यहाँ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस बुक्स टेल द न्यूएंस ऑफ द एक्टिंग एंड विदाउट रीडिंग दिस बुक वन कांट बी कंसीडर एज एन एक्टर। ठीक है, ये एक्टिंग के बारे में सब चीज सिखाएगी। अगर किसी ने ये बुक नहीं पढ़ी तो उसे एक्टर कंसीडर नहीं किया जाएगा। टू जज द एबिलिटी ऑफ एक्टर एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड एंड देन अ डिग्री इज असाइन्ड टू द क्वालिफाइड पर्सन हु कैन देन एक्ट इन द फर्म। कि भैया एक एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा, उसके बेसिस पे डिग्री प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है ना, और जो वो डिग्री लेगा वही एक्ट कर सकता है फिल्म में, बाकी कोई नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो यहाँ पे किसकी बात कर रही है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री की, हाँ या नहीं, बहुत बढ़िया, शाबाश। देयर इज आल्सो अ बॉडी व्हिच प्रोवाइड बॉडी मेंबरशिप। कह रहा है एक ऐसी बॉडी भी है जो मेंबरशिप प्रोवाइड कर रही है। ठीक है जी, मेंबरशिप प्रोवाइड कर रही है मतलब ये क्या हो गया हमारे पास, प्रोफेशनल एसोसिएशन। ये 3 फीचर हमारे पास प्रोफेशन के इसके अंदर हो गए। इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आती है हमारी अगली केस स्टडी, फिर से वही एंड लाइन पढ़ते हैं पहले। इन द अबव केस फाइंड आउट द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट वॉयलेटेड। कौन सा कंसेप्ट जो है मैनेजमेंट का वॉयलेट किया गया है, ठीक है ना, और कौन सा फॉलो किया गया ये बताना है। और ये भी बताना है कि साथ में अमित जो है वो कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे काम कर रहा है। ठीक है जी, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वालिटी वर्क इनकॉर्पोरेशन हैज अ वेरी डायनेमिक प्लांट सुपरिटेंडेंट। इनका जो प्लांट सुपरिटेंडेंट बहुत डायनेमिक है, नाम क्या है उसका, अमित। विच इज फॉन्ड ऑफ डीलिंग विद द टफ सिचुएशन, जिसको टफ सिचुएशन से डील करने में बड़ा मजा आता है। खतरों की खिलाड़ी है भाई साहब। ही इज परफेक्शनिस्ट, वो एक परफेक्शनिस्ट है जो बिलीव करते हैं डूइंग एवरीथिंग विद द क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, हर चीज क्वालिटी मैनेजमेंट में करने में बिलीव करते हैं। ठीक है, एवरी वीक ही प्रिपेयर शेड्यूल, हर हफ्ते वो एक शेड्यूल क्रिएट करते हैं जो उसको हेल्प करता है मिनिमाइज करने में वेस्टेज ऑफ एफर्ट एंड टाइम ऑफ द डिपार्टमेंट। टाइम जो है वो डिपार्टमेंट का वेस्ट नहीं होता क्योंकि उसने एक शेड्यूल बना रखा है। तो यहाँ से मुझे 2 चीज समझ में आ रही है। एक तो जो अमित है वो कहाँ काम कर रहा है भाई, मिडल लेवल पे, प्लांट सुपरिटेंडेंट है ना बेटा, अपने प्लांट को संभाल रहा है तो मिडल लेवल पे काम कर रहा है। और दूसरा जो वो एक शेड्यूल क्रिएट कर रहा है ना, जो उसको हेल्प कर रहा है क्या करने में, वेस्टेज ऑफ एफर्ट और टाइम को सेव करने में। मतलब ये क्या कर रहा है यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शाबाश, लेवल समझ में आ गया। और कोऑर्डिनेशन यहाँ पे फॉलो कर रहा है। ही हाउएवर इज अपसेट विद द कट थ्रोट कंपटीशन अमंग द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज में ना बहुत कंपटीशन है, जिसकी वजह से उनका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है उनके प्रोडक्शन पे। समझ में आ गया मुझे यहाँ से, क्या नहीं है, कोऑपरेशन नहीं है, कोऑपरेटिव नहीं है, इसलिए तो कोऑपरेट नहीं कर रहे। ठीक है ना, कंपटीशन कर रहे हैं। इवन आफ्टर ऑल सच प्रॉब्लम ही इज मैनेजिंग द सिचुएशन वेरी वेल। इसके बाद भी वो सिचुएशन को ढंग से मैनेज कर रहा है।
26 फरवरी को उसने इन्फॉर्म किया अपने बॉस को दैट द टारगेट गिवन टू हिम हैज बीन अचीव्ड। जो टारगेट को दिए गए थे उसने वो अचीव कर लिए, वो भी बेस्ट क्वालिटी से। ठीक है, द बेस्ट पार्ट वाज दैट स्टिल 2 डेज वर लेफ्ट, अभी भी 2 दिन बचे हुए हैं, ठीक है, डेडलाइन के लिए। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। However, his boss was not pleased. Please मतलब समझते हो ना, खुश। उसका जो बॉस है वो खुश नहीं है उससे। क्यों खुश नहीं है? As the cost incurred by his team for the completion of project is more than the allowed limit। भाई कॉस्ट बढ़ा दी उसकी टीम ने, कॉस्ट ज्यादा कर दी। ठीक है, अब देखो भैया यहाँ पर इफेक्टिव तो है क्योंकि टाइमली अपने काम को कंप्लीट कर लिया, बट एफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट को उन्होंने क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बस हो गया खत्म, यही है और क्या है। शाबाश। चलिए, तो कोऑपरेशन वायलेट किया, एफिशिएंसी वायलेट करी, इफेक्टिव है और कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, वो कौन से लेवल पे काम कर रहा है? लोअर लेवल, मिडिल लेवल पे। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब आता है हमारा अगली केस स्टडी। यहाँ पर सबसे पहले वही हम पहले एंड की लाइंस पढ़ेंगे। इन द अबव केस विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव आर डिस्कस्ड बाय मिस्टर कुलकर्णी। मिस्टर कुलकर्णी ने किस चीज के बारे में डिस्कस किया है? कौन से ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस किया है? ऑब्जेक्टिव आपको पता है मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव है 3। पहला ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव और तीसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में हमारे पास 3 आते हैं। ठीक है, पहले सर्वाइवल, फिर प्रॉफिट और फिर ग्रोथ। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव में सोसाइटी के लिए हम क्या करना चाहते हैं? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ठीक है, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, कोई मिलावट ना करना, एडल्ट्रेशन ना करना, वो सब सोशल ऑब्जेक्टिव में आते हैं, सोसाइटी को डेवलप करने के लिए। ठीक है, और पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब जो एम्प्लॉयज हैं हमारे, उनके क्या ऑब्जेक्टिव है? ठीक है, जैसे अच्छी सैलरी मिलना, ठीक है, अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट होना, डेवलपमेंट होना उनका, उनको रिकॉग्नाइज करना, पीर रिकॉग्निशन जिसको हम बोलते हैं, वो सारे उसके ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो देख लेते हैं इनमें से कौन सा बिट की यहाँ पे बात की जा रही है। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, आईस एयर मैन्युफैक्चरर आर द लीडिंग एसी मैन्युफैक्चरर। ये लीडिंग एसी मैन्युफैक्चरर है। ऑन मीटिंग रिकॉर्ड टारगेट, इन्होंने ना रिकॉर्ड टारगेट मेट कर लिए। ठीक है, डिसाइड टू गिव प्राइज टू द बेस्ट वर्कर ऑफ द ईयर। तो बेस्ट वर्कर को ये प्राइज दे रहे हैं। राजेश हु इज वेरी डिवोटेड वर्कर विन द प्राइज ऑफ द बेस्ट वर्कर। भैया राजेश को बेस्ट वर्कर प्राइज मिला हमारे पास, इज वेरी हैप्पी, बहुत खुश है वो। मिस्टर कुलकर्णी हु इज द सीईओ ऑफ द कंपनी। मिस्टर कुलकर्णी जो कि सीईओ है, ठीक है, कंपनी के, उन्होंने एक हार्ट टचिंग स्पीच दी, दिल भराया उनका, क्योंकि टारगेट अचीव हो गया भाई, पैसा आ रहा है, दिल तो भरना ही है। ठीक है, ही टेल ऑल द वर्कर प्रेजेंट दैट द कंपनी शुड रीच न्यू हाइट दिस ईयर। कह रहे हैं सभी वर्कर को, कह रहे हैं कि इस साल हम लोग और ऊंचाई पे जाएंगे। ठीक है, ऊपर नहीं, कंपनी को ऊंचा लेके जाएंगे। देयर कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी इमेंस। कह रहे हैं कि तुम्हारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, इंप्लॉइज को बोल रहा है वो, कि तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहने वाला है, यहाँ पे बहुत ज्यादा रहने वाला है। ही टेल देम दैट रिवेन्यू दिस ईयर शुड एक्सीड कॉस्ट। रिवेन्यू, कॉस्ट, यहां से मेरे दिमाग में मेरी बत्ती जली कि भैया रिवेन्यू जब कॉस्ट से ज्यादा होता है, रिवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करते तो क्या होता है? प्रॉफिट। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है वो? प्रॉफिट। सीधा सीधा ना देखे क्या बोला उसने, इस तरीके से रिवेन्यू कॉस्ट की बात कर ली। ठीक है ना, भैया प्रॉफिट को बढ़ाने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो ऑब्जेक्टिव कौन सा आ गया? प्रॉफिट। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जिससे बिजनेस का रिस्क कम हो जाए। सो दैट द कमिंग ईयर कंपनी कुड शो इंक्रीज इन नंबर ऑफ वर्कर। इंक्रीज इन नंबर ऑफ वर्कर, भैया कंपनी वर्कर बढ़ाएगी, प्रोडक्ट बढ़ाएगी, अच्छा जी, अच्छा जी, सेल भी बढ़ाएगी। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? ग्रोथ की, कि कंपनी क्या करेगी भैया? ग्रोथ करेगी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो हमने देख लिया कि किस ऑब्जेक्टिव के बारे में वो बात कर रहा है। बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा, हमने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा, कौन कौन सी टर्म यूज करी है वो भी हमने बता दी। एट वच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज द राजेश वर्क। कौन से लेवल पे राजेश वर्क कर रहा है भैया? राजेश क्या है? एक वर्कर है। क्या है? वर्कर है। तो कौन से लेवल पे काम कर रहा है बेटा? नॉन मैनेजीरियल लेवल पे काम कर रहा है। ठीक है ना, आ रही बात समझ में? बहुत बढ़िया, शाबाश। सो दैट्स इट, दैट्स इट अवर वीडियो। आई होप सभी केस स्टडी समझ में आ गई है, और साथ में चैप्टर भी रिवाइज हो गया, क्योंकि हमने हर केस स्टडी के साथ अपने प्रीवियस टॉपिक्स को रिकॉल करा। मैंने आपको रिकॉल कराया इससे कि आप वो चीजों को समझ पाओ। आया नहीं? तो बेटा यही फायदा होता है हर चैप्टर के बाद एमसीक्यू और केस स्टडी सॉल्व करने का। एमसीक्यू जब हमने किए तब भी हमें रिकॉल कर पाए, हम पूरे चैप्टर को, रिवाइज हो गया हमारा चैप्टर। और सिमिलरली जब हमने अब केस स्टडी सॉल्व करी है तब भी हम चैप्टर को रिवाइज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो डबल ट्रिपल रिवीजन हो रही है। आया नहीं? मजा आ रहा है ना? अच्छा, चलिए, अगर फिर भी इस टॉपिक में कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपने भाई को बताओ, आपका भाई आपके डाउट को क्लियर कर देगा। और बच्चा पार्टी अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। कि यहाँ पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज आपका भाई बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके पढ़ाता है।
आपको मजा आने वाला है, आपके सारे दुख दर्द मेरे, ठीक है। बस आपको क्या करना है, अपने भाई के साथ डेली बेसिस पर जुड़कर पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है और साथ में अपने भाई का सपोर्ट भी करना है। इस वीडियो को लाइक करना है और अपने हर दोस्त के साथ शेयर करना है जो स्टार्टिंग से ही केस स्टडी पढ़ना चाहता है, जो क्लास 12th में कंसेप्चुअल चीजों को समझना चाहता है। उसको बताओ कि शर्मा जी कॉमर्स वाला का पार्ट बन जा और यहाँ पर तेरे को हर चीज प्रोवाइड की जाएगी। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।